आ जाइए 6 नंबर होमवर्क में क्या बनाए हैं 6 नंबर में। हम्म। आईपीएल हो गया। वाह। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर क्या था ये 6 आपको होमवर्क दिया गया था। सभी लोग बनाए होंगे। ये विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। कितना घर है ओ माय गॉड 6 घर है। 3 4 5 6। चलो 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 बताओ मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा। सबसे पहले अच्छा कोई भी घर ऐसा है जो मेट्रो सिटी में है। एचपी नंबर 4 ना घर नंबर 4 ना दिल्ली। वो आपका कहाँ पर है मेट्रो सिटी में है। तो फॉर्मेट में हम लोग क्या लिखते हैं बोलो ना। मेट्रो सिटी का फॉर्मेट अगर मेट्रो सिटी का कैलकुलेशन करते हो तो फॉर्मेट में क्या लिखते हैं। ग्रॉस नहीं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नहीं नेट म्युनिसिपल वैल्यू लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना होगा। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बोला हुआ है म्युनिसिपल एनुअल वैल्यू बोला हुआ है। मतलब ये नेट है। बाकी के लिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी का घर एक तो गोवा में है एक तो कहाँ है पुणे में है। गए हो कभी पुणे। ओके। पाली में है दूसरा। नेक्स्ट दिल्ली में है दिल्ली मेट्रो सिटी है। हाँ सर ठीक बोले वहां मेट्रो है इसलिए मेट्रो सिटी है। नहीं ऐसे नहीं होता है महानगर मेट्रो सिटी बोलते हैं। और एक कहाँ है। हाँ चाहे नेशनल में हो चाहे इंटरनेशनल में हो भैया टैक्स तो आपको एचपी पे इन हाउस हाउस प्रॉपर्टी के इनकम पे देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा वही तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा जीएमवी। हमने एक काम करते हैं जीएमबी और एनएमबी ऐसे करके लिख देते हैं हाँ कि भाई जीएमबी जिसको जीएमबी चाहिए जीएमबी जिसका एनएमबी है एनएमबी लिख देंगे। तो जीएमबी किसके किसके लिए जिस किसी के लिए फर्क ही नहीं गोवा पुणे पाली सूरत अब्बू के लिए तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि जीएमबी है कि एनएमबी है क्योंकि उसके लिए सब दूध दही बराबर है। पढ़े थे ना। बट कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए तो कहानी अलग है ना। दिल्ली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जीएमबी निकालना पड़ेगा। तो जीएमबी कैसे निकलता है आपको फॉर्मूला बताए थे ना। क्या होता है एनएमबी का फॉर्मूला जीएमबी -10% ऑफ जीएमबी। यू कैन से दैट कि सर ये जो था ना दिल्ली वाला 500 वो एनएमबी है और 90% ऑफ जीएमबी। तो शॉर्ट में कर दो जल्दी से 500 को किससे डिवाइड मार दो 90% से कतो आया 555.55 यही आया ना। क्या क्या बोलो ठीक से बोलो। ठीक है चलेगा हालांकि ये किसमें करोड़ में है कि क्या है पता नहीं। अगर ऐसे है तो आप कर दीजिए ना क्या दिक्कत है। 556 कर दो चलो ठीक है। बस यहाँ लिख दो 556 ठीक है। आगे बताइए सूरत के लिए। सूरत के लिए तो 300 ही होगा और अब्बू धाबी के लिए भी 300 ही होगा ठीक है। चलो भाई हो गया। बी नंबर बी नंबर हमारा क्या है फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है 300 यहाँ पर। ओ सॉरी 600 फिर 700 750 180 200
एंड 400। फिर नो, फिर क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेंट आएगा। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट का दूसरा नाम क्या है बताएंगे? रेंट कंट्रोल एक्ट। अंडर रेंट कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंट्रोल एक्ट। हमारे देश में एक ना एक्ट चलता है जिसको बोलते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट। वही एक्ट के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर देता है कि कितना स्टैंडर्ड रेंट होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेंट दे देगा या तो अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट दे देगा। समझ जाना कि भाई साहब ये स्टैंडर्ड रेट का ही बात कर रहा है। ओके, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया? 300। 200 300 में हायर, 300 300 पार नहीं होना चाहिए। 300 और 600 में हायर, 600। 180 पार नहीं होना चाहिए। 400 और 750 में हायर, 750। 280 पार नहीं होना चाहिए। 556 और 180 में हायर, 556 पर 225 पार नहीं होना चाहिए। 300 200 में हायर, 300 पर 250 पार नहीं होना चाहिए। 300 और 400 में हायर, 400 पर 240 पार नहीं होना चाहिए। आ गए हम लोग अब किसके तरफ? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एनुअल रेंट दिया हुआ है ना। एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है? 600, 900, 300, 240, 216 और 240। इसमें से क्या सरका देंगे हल्का सा? सर पहले तो हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करते थे ना। हाँ तो अनरियलाइज्ड रेंट यहाँ थोड़ी ना है, ठीक है, डायरेक्ट वैकेंसी ही है। वैकेंसी सर 1 3 2 1 माइनस कर दे ना, वो मंथ में है, वो थोड़ा सा समझ लेना था आपको। हम बताए भी थे कि वो किसका किस में दिया हुआ है, मंथ में। भूल से 1 2 3 माइनस मत कर देना। तो बताइए तो एक मंथ का कैसे निकलेगा? 600 जो है ना वो 12 महीना का है, तो एक महीने का 50। 900 है, डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना? 225। तुम खुद से किया है? लग ही रहा था। 300 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना? 50। 240 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1, कितना? 20। और इसका 36, देन 20। अब बताइए माइनस करके कितना आएगा? 550। अरे बोलो ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, पर इसको बोलिए 550, यहाँ पर 675, 250, 220, 180, 220। अब क्या करना है आपको? ये वाला और ये वाला में कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर मुंडो, विच एवर इज हायर। वैकेंसी वाला केस है, विच एवर इज हायर। कि देखना है कि भाई वैकेंसी के कारण तो कम नहीं ना हुआ है। चेक चेक करो ये। सॉरी कहाँ चले गए हम? ऊपर कहाँ चले गए? बस तेरी, ऊपर नहीं बाबा, यहाँ पर ना। हाँ बताओ, एक्सपेक्टेड ज्यादा है? एक्सपेक्टेड ज्यादा है? नहीं तो सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली आप आपका आंसर क्या हो जाएगा? 550। समझ में आ रहा है ना? क्या एक्सपेक्टेड ज्यादा है? नहीं सर, सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? क्या एक्सपेक्टेड ज्यादा है? हाँ एक्सपेक्टेड ज्यादा हो गया। चेक करो तो, वैकेंसी के कारण ज्यादा हुआ ना, जो भी आया उसमें वैकेंसी ऐड कर दो। अगर वैकेंसी ऐड कर दिया तो कितना? 300। अगर वैकेंसी नहीं होता ना तो हमारा एक्चुअल रेंट क्या होता? ज्यादा होता। तो इसका मतलब साफ साफ है कि एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हो गया है और एक्चुअल रेंट कम हो गया है। तो एक्चुअल रेंट कम हो गया है वैकेंसी के कारण, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसीलिए हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल रेंट ही हमारा आंसर होगा। समझे? यहाँ देखो, सोचना है कि नहीं? हाँ सोचना है। क्यों सोचना है? क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट जब जब एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होगा तब तो सोचना है, यहाँ सोचना है। हाँ चलो आप सोच के देखते हैं फिर क्या सोचेंगे। सर वैकेंसी माइनस करने के बाद 220, हम बोले वैकेंसी ऐड कर दो। सर 240, वैकेंसी के कारण ही तो दो कम हो गया। अगर वैकेंसी नहीं होता ना तो देखो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा कौन होता?
एनुअल रेंट एक्चुअल रेंट होता, यानी कि हम लोग बोलेंगे ना ना ना, एक्चुअल रेंट ही आंसर होगा। अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी के कारण कम है तो एक्चुअल रेंट ही आंसर है। बात समझ में आ गया? लास्ट टाइम, अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी के कारण कम है तो एक्चुअल रेंट ही आंसर है, अदरवाइज एक्सपेक्टेड रेंट, अदरवाइज एनी केस अदरवाइज एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पर 220, यहाँ पे बताओ कौन सोचना है? हाँ सर सोचना है, चलो सोचते हैं। 180 में 36 ऐड कर दिए तो कितना आया? 216। सर वैकेंसी के कारण कम नहीं है, ये तो वैकेंसी ऐड करने के बाद भी देखिए बहुत कम है, तो यानी कि एक्चुअल एंड कम तो है पर वैकेंसी के कारण कम। वैकेंसी अगर ऐड भी करते रहे तो बेचारा पहले से ही कम है, तो हम बोलेंगे नहीं वैकेंसी के कारण कम नहीं है। जब वैकेंसी के कारण कम नहीं है तो एक्सपेक्ट, तब वैकेंसी के कारण कम नहीं है तो एक्चुअल रेंट तो आंसर नहीं होगा, तो बच क्या गया? तो ही तो है, एक्चुअल रेंट आंसर नहीं होगा तो बच क्या गया? एक्सपेक्टेड रेंट। सॉरी, बताओ सोचना है, अगेन सोचना है। 220 ऐड कर दिए तो 240, 240। सर एक्चुअल रेंट कम हो गया क्योंकि वैकेंसी कारण, वैकेंसी अगर नहीं रहता तो एक्चुअल रेंट कम बराबर हो जाता सर। वो क्या होता, छोड़ो ना, कम यानी कम होने का कारण, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वैकेंसी के कारण कम हुआ है तो एक्चुअल रेंट हमारा आंसर होगा। चलो भाई, ये वाला वैकेंसी वाला मैटर भी हम लोग क्या कर लिए, सलटा लिए, जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स आता है। चलो चलो एक चलते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन की तरफ, फुल फ्लेज क्वेश्चन। क्या तैयार हो? हाँ, उठा लो अपना तलवार, चलते हैं अभी युद्ध करने। इनको प्रोटेक्ट करिएगा, नहीं तो मालूम चलेगा पहले ही वार में मारे गए हैं। युद्ध का क्लास चल रहा था तो गायब रहेंगे, क्या चीज? इनको पीछे रखिएगा और आप ना मदद मांगते रहिएगा, ये नहीं क्या अकेले लड़ने चले गए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में है तो, हाँ, युद्ध में उतर जाइए, टंकनाद हो चुका है। क्या है क्वेश्चन, मेरे साथ पढ़ेंगे आप। सर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है? ये रहा, सही आता है, भरा पड़ा है क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन चाहिए तुमको? लो ना, पहले कॉन्सेप्ट सारा तो कर लो, धीरे धीरे क्वेश्चन भी हो जाएगा। सर कुछ होमवर्क दे देते, सब होमवर्क ही देंगे। हाँ, मिस्टर ए, कोई भी हो, छोड़ो ना करो। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, बोलिए प्रॉपर्टी कहां पर है? दिल्ली में है, ध्यान रखना। मेट्रो सिटी में है, कहां है बोलो? मेट्रो सिटी में है। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करना है आपको, डन। देखो क्या दे दिया, जीएमवी दे दिया है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। फॉर्मेट में क्या लिखते हैं? फॉर्मेट में जीएमबी लिखते हैं। टैक्स इस पे लगता है, एनएमबी के ऊपर लगता है। खासकर तो मेट्रो सिटी में बात ध्यान रखना है, ये टैक्स इसके ऊपर लगाओगे, जीएमबी के ऊपर कि एनएमबी के ऊपर? याद रखना एनएमबी के ऊपर ये टैक्स लगेगा, तो जीएमबी से एनएमबी निकाल लोगे ना। आता है तो? हाँ सर सिखाए हैं। फेयर रेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट भी दिया हुआ है, पर ध्यान रखिएगा एक्चुअल रेंट पर एनम दिया हुआ है। ऊपर वाला सारा ओके, पर मंथ, ऊपर वाला सारा का सारा कुछ नहीं बोला है तो पर एनम मान के चलिएगा, और नीचे वाला क्या बोल दिया है? पर मंथ। ये एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट का मतलब क्या हुआ बोलो ना? रेंट रिसीवेबल है, रेंट रिसीव नहीं है। अगर सुनो, अगर वो रेंट रिसीव लिखा रहा, अगर लिखा रहा है तो ही रेंट रिसीव मानिएगा, अदरवाइज आप एक्चुअल रेंट मानिएगा। सर समझे नहीं? 5,000 रुपया महीना तुमको मिल रहा है कि मिलना था? मिलना था, मिला कि नहीं? वो सर हमको कहाँ पता, वो तो आगे पढ़ने से बाद में मालूम चलेगा। समझ आ रहा है? तो दिस इज योर एनुअल रेंट, उसमें से हम क्या करेंगे? अनरियलाइज रेंट, वैकेंसी वगैरह माइनस करेंगे। ओके सर समझ गए। आओ देखते हैं, आपको मिला एक व्यक्ति, पता करो तो कौन है ये? मिस्टर, अरे वो नहीं, उसके बाद
मिस्टर ए कुड नॉट रियलाइज 5,000 रुपया टुवर्ड्स रेंट। मिस्टर ए से मेरे को पैसा नहीं मिला, ये अनरियलाइज रेंट है कि वैकेंसी है? अनरियलाइज रेंट है, सिंपल सा बात है, उसको भाड़ा पे रखे होंगे और उससे पैसा मेरे को नहीं मिला। द अमाउंट इज नाउ कंसिडर एज इरिकवरेबल, उम्मीद भी नहीं है मिलने का, ठीक है ना। बोलो ये माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अगर रूल 4 सेटिस्फाइड हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो नहीं करना है। मिस्टर ए हैज सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन ऑफ रूल 4, देखो शांति मिला ना, रूल 4 क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि सेटिस्फाइड कर दिया है, तो नोट में लिखने का दरकार है कि रूल एज्यूमिंग दैट कि रूल 4 हैज बीन सेटिस्फाइड, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि रूल 4 सेटिस्फाइड, तो नोट में लिखने का दरकार भी नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए पेड म्युनिसिपल टैक्स फॉर 2 ईयर, ए भगवान 2 साल का म्युनिसिपल टैक्स एक बार में पे कर दिया, इंक्लूडिंग द करेंट एंड प्रीवियस ईयर। करेंट माने इस साल वाला और प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल वाला, दोनों ईयर का एक साल एक बार में पे कर दिया। अलाउ करोगे? हाँ, 10 साल का एक बार में पे करे, क्या दिक्कत है? पे करेंगे तो अलाउ करने देंगे, पे करेगा तो अलाउ करने देंगे, अदरवाइज हाँ। ही हैड ऑल्सो टेकन अ लोन, किस लिए लोन लिया है? रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना दे रहा था? 5,000 रुपया, आउट ऑफ दिस 3,000 रुपया ही पे किया है। हे भगवान, 5,000 रुपया का इंटरेस्ट है, उसमें से कितना पे किया? बोलो कितना अलाउ होगा? ओ बाबा, कैसे तुम लोग को हम समझाए, हम तो समझ थक गए अब। बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन भी करवा दिए कि क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, हाँ फिर भी। सॉरी, मैट में होगा। देखो भाई देखो, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन shall be allowed as deduction on accrual basis, माने इंटरेस्ट ड्यू है आपका 10,000 रुपया, आप पे कितना किए? 6,000 रुपया, अलाउ कितना होगा? 10,000 अलाउ हो जाएगा accrual बेसिस, डजंट मैटर कि आप पे किए हैं कि नहीं किए हैं। सविता बोले पेड बेसिस, वो तो म्युनिसिपल टैक्स में ना, म्युनिसिपल टैक्स में पेड बेसिस पे होता है, पर इंटरेस्ट और लोन डजंट मैटर कि आप कितना पे किए हैं, जितना आपका इंटरेस्ट है बस रिपेयर वेपेयर के लिए लेना होना चाहिए। 4 काम के लिए बताया था ना, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूएबल्स, ये 4 काम के लिए लिए हो। इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट वो आपका माइनस कर दिया जाएगा। ओके सर, समझ गए, अब थोड़ा सा आ जाइए वापस से क्वेश्चन में, कहाँ गया, ये रहा। तो 5,000 रुपया आपका इंटरेस्ट था, पे कितना किए हो? कोई बात नहीं, 5,000 पूरा अलाउ हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ बोल रहा है कि ना मालिक, हम ना 52,000 रुपया घर को रिपेयर करने में खर्चा कर दिए, और 1,000 रुपया ना फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी करा दिया। मतलब भागो यहाँ से, तुमको 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दे रहे हैं एनएमवी का। एनएमवी का 30% क्या दे दे रहे हैं? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दे रहे हैं, तो उसके बाद कोई भी अलग से खर्चा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। दैट्स ऑल, क्वेश्चन यही है, बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम धीरे धीरे, फॉर्मेट में पूरा अच्छा से। हाँ, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, हमारे कितना था, 10 था ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर ए फॉर
असेसमेंट ईयर, हालांकि यहाँ पर कुछ असेसमेंट ईयर मेंशन तो किया नहीं है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा नियम है कि असेसमेंट ईयर मेंशन नहीं करता है तो डैश दे देना चाहिए, और प्रीवियस ईयर मेंशन नहीं किया तो डैश दे देना चाहिए, पर कहीं ना कहीं आपको हमेशा याद रखिएगा मेंशन करेगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है आप लोग का? 22-23 चल रहा है भाई साहब का। 23-24 प्रीवियस है, जो साल चल रहा है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, भूल जा रहे हो? कौन सा साल चल रहा है अभी? 23-24 चल रहा है, तो ये कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर है। और इसके ठीक सामने वाला जो ईयर आता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, वो कौन सा साल आने वाला है? हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली यही है। इस तरह से भूलोगे तो फिर तो हो गया कहानी। बढ़िया सा फॉर्मेट लगाओ। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट चलो शुरुआत करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट यूज नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड निकालना है मेरे को। एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगा? सबसे पहला चीज, हाँ, सबसे पहले जीएमबी दिया हुआ है ना, जीएमबी। सर हम क्या पूरा फुल लिख दें? हाँ लिखना पड़ेगा फुल। एक क्वेश्चन में कर लेते हैं हम लोग, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। कितना ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है आपका? 40,000 रुपया। फिर सर आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना हमारा है जी? 50,000 फेयर रेंट आ रहा है। फेयर रेंट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है चेक करिए। 80,000 का स्टैंडर्ड रेंट है। कितने का स्टैंडर्ड रेंट है? 80,000 का स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। फिर आप क्या करोगे? विच एवर इज हायर बट नॉट, यहाँ लिखना पड़ेगा हायर ऑफ ए एंड बी बट नॉट, क्या बट नॉट सी, बट नॉट एक्सीडिंग सी। सी क्रॉस नहीं होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 50। क्या आपका एक्स, ओहो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या निकाल रहे हो? हाँ, एक्सपेक्टेड रेंट, जो कि पॉइंट नंबर 1 था। अब ठीक है, ठीक। बताओ कितना आया एक्सपेक्टेड रेंट? 50,000 रुपया। क्लियर? अब क्या निकालेंगे हम लोग? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ था? 5,000 इंटू 12 कितना आएगा? 60,000 आएगा ना। माइनस क्या है यहाँ पर? अनरियलाइज रेंट है। कितना अनरियलाइज रेंट है? 5,000। तो क्या आएगा आपका? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आप बोल सकते हो इसको, नहीं, जो कि कितना आ गया?
55। क्या वैकेंसी वाला क्वेश्चन है? वैकेंसी वाला क्वेश्चन नहीं है तो सोचना है कि नहीं सोचना है? नहीं सोचना है। वैकेंसी वाला हो तो सोचना है, ठीक है ना, अदरवाइज सोचना ही नहीं है, तब हायर हायर चलेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? जीएवी। अब जीएवी निकाल लेते हैं। जीएवी का फुल फॉर्म बताओ पूरा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा? 55,000, ठीक है। 55,000 कैसे आया? हायर ऑफ 1 और 2। अपना मन से कुछ भी 1 और 2 लिख दोगे कि 1 2 जो लिखे थे वो वाला रोमन वाला? हायर ऑफ 1 और 2। चलो भाई, जी ये भी आ गया। अब म्युनिसिपल टैक्स आपको माइनस करवाना होगा। म्युनिसिपल टैक्स किस पे लगता है? म्युनिसिपल टैक्स तो आपको म्युनिसिपल टैक्स जो है वो किस पे, एनएवी निकालना होगा। तो अब तो एनएवी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना भाई, तो नीचे कर लो एक कैलकुलेशन, ठीक है। इसे लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, एनएमवी, एनएमवी नहीं पूरा लिखा करो, नेट एनुअल वैल्यू, बाबा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। एनएमबी है, एनएमबी थोड़ी निकालना है। एनएमबी तो जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दोगे तो एनएमबी आएगा। हमको तो म्युनिसिपल टैक्स किस पे लगाते हैं? एनएमबी पे। वाटर टैक्स दिया हुआ है यहाँ पर? नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला सिंपल है, एनएमबी इक्वल टू जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी। इस बार आपको जीएमबी दे दिया है। जीएमबी कितना दिया हुआ था? 40,000। उसमें से 10% ऑफ 40,000 रुपया सरका दीजिए, बस। कितना आंसर आया? 36,000 रुपया एनएमबी आ गया। समझ में आया? जी था। तो आप क्या करोगे बोलो, किसके ऊपर टैक्स लोगे? कितना परसेंट? 15%। रे ओ सॉरी, 20% था। सुनो ना, पर 20% जो लोगे वो 2 साल का देना है ना। 2 साल का एक ही बार में दे रहे हो ना, तो 36,000 का 20% एक बार करोगे तो 1 साल का, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो 2 साल का एक बार में आ जाएगा, समझे। तो 36,000 के ऊपर 20%, कैलकुलेटर पे करो, 36,000 के ऊपर 20% मल्टीप्लाई 2, कितना आया? 14,400 रुपया। 14,400 रुपया आपका क्या आ गया? म्युनिसिपल टैक्स आ गया। बोलो समझ में आया? यहां पर एक काम कर सकते हो, ऑन एनएमबी एक शॉर्ट में लिख सकते हो ब्रैकेट लगा के, म्युनिसिपल टैक्स का परसेंटेज किसमें है? एनएमबी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये मेट्रो सिटी का क्वेश्चन है ना। चलो अब बता दो मेरे को, कौन हाजिर हो गया? नेट एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में क्या बोलोगे? NAV। और ये कौन था? GAV। चलो भैया, GAV आ जाएगा। कितना आ गया बताओ? 40,600 का आपका NAV आ गया। 40,600। अब कौन? अब चलते हैं डिडक्शन की तरफ। क्या मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें कितना डिडक्शन है? 2 है। एक कौन सा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन।
स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको सेक्शन पता है? 24A। हाँ, कितना लगता है? 30% ऑफ 40,600, है ना? $12,180। और दूसरा वाला क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दोगे? 5,000 की 3,000? 5,000 दोगे, समझ में आ रहा है? 5,000 दोनों को ऐड कर लो। 17,180 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 23,420। ये क्या आया आपका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दैट्स ऑल। समझ में आया? इस तरह का फॉर्मेट करेंगे एग्जाम में। हालांकि क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स होगा और भारी भरकम बनेगा आगे चल के, बट फॉर्मेट तो आपका हमेशा ऐसे ही रहेगा, फुल फॉर्म। ठीक है ना? हाँ, अब मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा, बट ध्यान रखना है एग्जाम में हमेशा। बट एक चीज और अभी काम करना है, पता है? आपको एक नोट डालना होगा। बोलो क्या चीज का नोट डालना होगा, बता सकते हो? हाँ, रूल 4 वाला का नोट नहीं लगेगा इस बार क्या चीज का? रिपेयर वाला का नोट लगेगा, और एक और चीज का नोट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला का। वो बताना पड़ेगा कि भाई हम 5,000 लिए हैं, काहे 5,000 लिए हैं? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन अक्रूवल बेसिस पे होता है, सो दैट वी हैव टेकन 5,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आ रहा है ना? और दूसरा बताना पड़ेगा, सिंस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑन एनएवी इज प्रोवाइडेड, सो अदर एक्सपेंडिचर विल नॉट डिडक्टेड। अदर एक्सपेंडिचर को क्या नहीं करेंगे हम? डिडक्ट नहीं करेंगे। ये बात लिख देंगे आप। कोई धरती पे है ही नहीं काट डाले आपका नंबर। बात समझ आ रहा है क्या? पूरा फुल में फुल। बोलो बोलो बोलो, पहला नंबर नोट क्या था? सिंस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% of NAV is allowed, ठीक है ना? 30% of NAV is allowed as deduction। फिर so other expenditure will be disallowed। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन is allowed on accrual basis। फिर so irrespective of payment 5,000 will be allowed as deduction। डन। चलिए आ जाइए हमारा नेक्स्ट केस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हाजिर हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका? नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो हमारा पार्टली लेट आउट एंड पार्टली क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड है। बट हम लोग वो पहले नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? सेल्फ ऑक्युपाइड वाला केस करने वाले हैं। ठीक है?
तो सबसे पहले क्या थर्ड नंबर ना, कैटेगरी थर्ड नंबर ना, 4, ओके, कैटेगरी 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड। सर थर्ड नंबर पहले कराएंगे क्योंकि फोर्थ नंबर, अरे फोर्थ पहले कर लो क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड सीख जाएंगे तो पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड आसान लगेगा। चलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड बहुत इजी है, धरती का सबसे इजी टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं आप। हाँ धरती का सबसे इजी टॉपिक, पहला पॉइंट लिखेंगे, थोड़ा सा लिखिए। द एनुअल वैल्यू, the annual value of self occupied, एसओ माने शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी is taken as nil. Point number 2, no deduction is allowed. No deduction is allowed for municipal tax. ठीक है। तीसरा, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड चौथा, इंटरेस्ट ऑन लोन is however allowed as deduction, but subjected to condition. Subjected to condition. डन। अब बात मेरा बहुत ध्यान से समझना है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी क्या होता है? जिस प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हैं। पहला केस जो पढ़े थे ना, प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर था। दूसरा था कि लेट आउट तो किए थे पर वैकेंट भी था। तीसरा वाला छोड़ दो, चौथा वाला जो केस अभी कर रहे हैं ये आपका अपना प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद, तो रेंट तो मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अगर देखा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे साथ साथ, एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा इसका और एक्चुअल रेंट कितना होगा? जब एक्चुअल रेंट तो जीरो हो जाएगा। अब भाई तुम तो खुद रह रहे हो तो इसका कोई एक्सपेक्टेड रेंट भी नहीं होगा, तो जीरो। नहीं समझ में आ रहा है? एक्सपेक्टेड भी क्या हो जाएगा? क्योंकि रेंट एक्सपेक्ट क्या करना है, तुम रह रहे हो तो इस पर क्या हम एक्सपेक्ट करें कि रेंट कितना होगा? रेंट मिलने का एक्सपेक्टेशन वहां होगा जिसको तुम भाड़ा पे चला रहे हो घर। जिस घर में तुम रह रहे हो उसका हम क्या एक्सपेक्ट करें कि रेंट कितना होगा? मजाक का बात है ये सब, नहीं समझ में आ रहा है? अरे रेंट हम बोल रहे हैं भाड़ा, फोन को भाड़ा पे चलाकर तुम कितना कमाते हो? तो सर क्या मजाक है, फोन तो मेरा है। बोले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बताओ ना कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कर ही नहीं सकते क्योंकि फोन को तो आप चला रहे हैं ना। जब फोन को आप चला रहे हैं, फोन को आप यूज कर रहे हैं, तो इस पे बेकार का बात ही है कि ये एक्सपेक्टेड रेंट सोचना। और रेंट तो मिल ही नहीं रहा है, तो दोनों ही जीरो, दोनों जीरो की वजह से जीएबी भी जीरो। म्युनिसिपल टैक्स, हाँ आप बिल्कुल म्युनिसिपल टैक्स पे करते हो, चाहे भाड़ा का घर हो चाहे आपका घर अपना घर हो, म्युनिसिपल टैक्स आप पे करते हैं, बिल्कुल पे करते हैं। पर म्युनिसिपल टैक्स अलाउड डिडक्शन नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स कब मिलेगा? बस लेट आउट के केस में ही मिलेगा। ओ हाँ, म्युनिसिपल टैक्स कब अलाउ होगा? लेट आउट के केस में। लेट आउट के केस में म्युनिसिपल टैक्स नो डिडक्शन अलाउड एज, नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर द म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स का कोई डिडक्शन सर किसमें मिलेगा? सिर्फ लेट आउट वाला केस जो कर रहे थे, सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं मिलेगा। तो यानी कि म्युनिसिपल टैक्स भी जीरो, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, एनएवी भी एनएवी जीरो। जब अब एनएवी जीरो आ गया तो दो तरह का दो डिडक्शन मिलता है ना, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन
आपको पता था कि अगर NAV जीरो होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जीरो होता है, ये हम समझाए भी थे आपको और हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ था। देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन का समय ये हम बता भी रहे थे आपको। अगर NAV जीरो होगा, देखो इन केस NAV इज नेगेटिव या जीरो, नेगेटिव या फिर, तो नो डिडक्शन इज अलाउड, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड। यानी कि NAV अगर जीरो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अरे NAV इसके ऊपर जो भी परसेंट लगाते हो 30%, वो जीरो के ऊपर 30% लगाओगे तो जीरो ही ना आएगा भाई साहब। हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा ना वो हम लोग अलाउ करेंगे। तो सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कितना था, 50,000, 30,000 था, ठीक है ना। कुल मिलाकर कितना डिडक्शन अलाउ होगा, 30,000 माइनस करोगे, जीरो में से 30,000 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। तो हमेशा आपका क्या आने वाला है, इनकम फ्रॉम HP। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो माइनस में आएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो जीरो ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का ही डिडक्शन मिलता है और किसी और चीज का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, कि अगर आपका अपना घर है तो उसका भी कैलकुलेशन होता है। अगर आप लोन पे लिए हुए हैं तो लोन का जितना भी इंटरेस्ट है वो माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और आपका इनकम नेगेटिव में चला जाता है, जो कि आप सेटअप कर सकते हैं। ये भी चैप्टर आप पढ़ेंगे आगे चल के इसी सेमेस्टर में, कैसा सेटअप होता है। समझ में आ रहा है क्या, चीजें बात समझ में आ रही है। चलो इतना बात समझ में आ गया। सर मान लीजिए कि मेरा इंटरेस्ट 1 लाख नहीं, मेरा इंटरेस्ट 5 लाख रुपया है। कितना लाख रुपया, तो सर क्या फिर यहाँ पर 0 और 5 लाख का मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा, क्या मेरे को 5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हाउएवर अलाउड तो होगा डिडक्शन, बट देयर इज सम कंडीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन आंख बंद करके जितना चाहे उतना माइनस नहीं करा सकते हैं, एक लिमिट है। सर ये पहले लिमिट तो नहीं था, लेट आउट में लिमिट नहीं है बाबा। लेट आउट में सेल्फ ऑक्युपाइड का पढ़ाई कर रहे हो ना, तो सेल्फ ऑक्युपाइड में लिमिट लगा हुआ है, इतना से ज्यादा आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस। बच्चा भूल जाता है जब हंस आता है ना, इतना हड़बड़ी में आप क्या करते हो कि सारा इंटरेस्ट ऑन माइनस करा देते हो, वो लेट आउट में। पर सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या है, लिमिट है। समझ में आ रहा है ना। सर वो लिमिट क्या है, आइए जान लेते हैं वो लिमिट क्या है। इतना बात समझ में आ गया क्या। तो पहले हम एक बार क्लियर कर दे फिर से ये चीज को, फिर हम उस कंडीशन में आ जा रहे हैं। तुम हमेशा याद रखना, जब हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड का कैलकुलेशन करते हैं ना, अभी जस्ट रफली बता रहे हैं, फिर से नोट करवा देंगे। सेल्फ ऑक्युपाइड कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग चालू ही करते हैं NAV से। हाँ चालू किससे करते हैं, और NAV किससे, नील से। चालू ही होता है NAV से, कोई एक्सपेक्टेड रेंट नहीं, कोई एक्चुअल रेंट नहीं, कोई GAB नहीं, डायरेक्टली किससे, नेट एनुअल वैल्यू से, वहीं से चालू होगा। और वो हमेशा क्या रहेगा, नेल, जीरो, हमेशा जीरो। और सिर्फ इसमें क्या माइनस करवाते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन। सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 रुपया है, बस ये आपका 30,000 रुपया इनकम फ्रॉम HP, इनकम फ्रॉम, यही है सॉल्यूशन। इतना छुट्टू सा सेल्फ ऑक्युपाइड का सॉल्यूशन ऐसा ही होता है। चालू किससे होगा, हाँ आएगा, जरूर आएगा, आता है, अरे आता है। सेल्फ ऑक्युपाइड का कैलकुलेशन कैसे चालू होगा, NAV जीरो और माइनस क्या कर देना है, इंटरेस्ट लोन है तो करना है, नहीं तो। समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट लोन कितना माइनस करना है, जितना मन चाहे 56 फाड़ के, लिमिट है, कितना लिमिट है, वो तो आप बताइएगा। अब लो लिमिट ले लो। तो कैलकुलेट फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या, फॉर्मेट में लिखवा देंगे, पहले हम समझा दिए ऐसे ही, पहले हमको लाइन से चलना था, तो पहले हम आपको लिमिट समझा दें, ठीक है। आओ लिमिट लिख लो। पॉइंट नंबर 4 चल रहा था ना, तो 4 को पहले कंप्लीट कर दें हम आपको। तो बात समझ में आ गया क्या। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू मतलब नेट एनुअल वैल्यू, ये वाला समझा दे फिर से, फिर आ रहा है। नेट एनुअल वैल्यू आपका क्या होगा, नील होगा। म्युनिसिपल टैक्स रिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना 56 फाड़ के, कंडीशन है, हाँ सर कंडीशन है, कितना, आइए चेक करते हैं।
ऐसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन इफ लोन, रुक जाओ, मेरे को कर लेने दो, इफ लोन इज टेकन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है ना। पहले आप हल्का सा मेरे को लिख लेने दीजिए, एक लाइन दो लाइन, फिर आप करिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक, सीख लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा, 1 मिनट दे देंगे। आप लोन किस लिए लिए हो, फिर रिस्पेक्ट, हाँ आप लोन लिए हैं रिपेयर के लिए, आप लोन लिए हैं कंस्ट्रक्शन, वो ठीक है, वो बाद में। पहले आप बताइए, लोन आप लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लिए हो कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए हो। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में रिस्ट्रिक्शन है, याद रहेगा, और लेट आउट में कोई रिस्ट्रिक्शन, लेट आउट में 56 फाड़ के लेना है ले लो, पर सेल्फ ऑक्युपाइड में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। कितना, वो जान लीजिए कितना है, तो ये पहले ही समझ लीजिए, यहाँ पर लिख दिया गया था कितना है रिस्ट्रिक्शन। अगर आप ले रहे हो फॉर रिपेयर के लिए एंड रिन्यूअल के लिए, कितना, किस चीज के लिए बताओ, भाड़ा पे घर है कि आपका अपना घर है, खुद का सेल्फ ऑक्युपाइड है, खुद रहना है तो। अच्छा, लोन किस लिए लिए, रिपेयर के लिए हो, मैक्स टू मैक्स 30,000 इंटरेस्ट ऑन लोन ही आपको हम अलाउ करेंगे, बस 30,000। सर हम 5 लाख का लोन लिए हैं, तो इंटरेस्ट मेरा साल का ना 60,000 रुपया जा रहा है, हाँ तो अलाउ कितना होगा, क्वेश्चन ऐसे ही दिएगा, लोन हैज टेकन 66 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड 50 लाख 50,000, कितना अलाउड होगा। आर लोन इज टेकन फॉर द रिपेयर एंड लेवल्स, तो कितना ही अलाउ होगा, 30,000। सेल्फ ऑक्युपाइड का घर के लिए अगर रिपेयर और के लिए लोन लिए हुए हो तो सिर्फ 30,000 ही अलाउ करेंगे हम लोग। सर मान लीजिए लोन जो है ना, हम लोग ना घर रिपेयर और रिन्यूअल के लिए नहीं लिए, अब कितना केस बचा, रिपेयर रिन्यूअल हो गया यहाँ पर, और कितना बचा, परचेज और कंस्ट्रक्शन, परचेज, अगर परचेज कंस्ट्रक्शन तो यहां आ जाओ, परचेज कंस्ट्रक्शन, अगर मान लो फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हो तो तब कितना लिमिट है, तो 2 बातें होंगी इसमें, क्या बातें होंगी, 2 बातें, हाँ बताओ तो एक बार, लोन कब लिए थे, तारीख बताओ मेरे को। सर तारीख तो याद नहीं है, तो एक बार बताओ ना, ईयर बताओ ना। इफ लोन टेकन बिफोर 1/4/1999, जन्म हो गया था 1/4/1999 से पहले लोन लिए थे, 1/4/1999 को, 1/4/1999 से पहले अगर लोन लिए हो तो मैक्स टू मैक्स आपका जो अलाउ होगा 30,000 रुपया, ठीक है ना। अगर इफ लोन इफ टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, समझ में आया, या तो 1/4 को लिए हो 1999 में, या 1/4/1999 के बाद, जैसे कल ले लिए, परसों लिए, 2 महीना पहले लिए, कोरोना का समय में लिए। जन्म कब हुआ था तुम लोग का, कौन सा ईयर में, पापा तुम्हारा मम्मी तुम्हारा 2003-4 जब भी जन्म हुआ था उस समय लोन ले लिए, किस लिए, अपना घर को क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, नया घर में मेरा बच्चा लोग रहेगा, बस में आ रहा है ना। तो अब बताओ मेरे को कितना अलाउ होगा। सर इस केस में आपका जो अलाउ होगा मैक्सिमम, बताओ कितना मैक्सिमम, 2 लाख, मैक्सिमम कितना, 2 लाख रुपया, समझ में आया। यानी कि सिंपल कहानी है, 2 ही लिमिट है, 30,000 और 2 लाख, 30,000 और यही है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है, या तो 30,000 या 2 लाख, ना ना 30,000 तक, 30,000 तक, 2 लाख तक, उसके नीचे कुछ भी रहे, पर उससे ऊपर रिपेयर के लिए हो 30,000,
रिपेयर का इंटरेस्ट तुम 15,000 दे रहे थे, हाँ 20 दे रहे थे, हाँ 30 दे रहे थे, हाँ 35 दे रहे थे, हाँ नहीं 30। समझ में आ रहा है ना। लोन तुम ना लिए घर को खरीदने के लिए, अपना सुंदर घर होगा एक, घर खरीदने के लिए लोन ले लिए, पर लोन कब लिए थे? 99 से पहले। तो 99 से अगर पहले लिए हो तो भले कितना रुपया भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कितना अलाउ होगा? समझ में आ रहा है ना। सर ये तो अजीब नहीं लग रहा है, ऐसा कम क्यों किया गया? एक बात बताओ, घर खरीदे थे ना, हाँ, कि ताजमहल बनवा रहे हो? नहीं बताओ मेरे को ना, घर ही खरीद रहे हो कि ताजमहल बनवा रहे हो? ताजमहल भी, राम मंदिर भी 5 साल के अंदर ही बन गया था। लोन तुम 1999 से पहले लिया हुआ है, आज कितना साल हो गया? 24 साल हो गया। 24 साल में तुम्हारा घर नहीं बना? घर से बन गया, लोन चल रहा है। कितना लोन ले लिए थे भाई कि लोन अभी तक चुकाए नहीं हो? यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, समझा रहा है ना। तो गड़बड़ है तो अब गवर्नमेंट क्या कर सकता है? लोन तो लिया है ना बेचारा, चलो तो अब तुमको ज्यादा नहीं देंगे, हमको तुम्हारे अंदर कुछ गलती लग रहा है, 30,000 ज्यादा नहीं देंगे हम, समझा रहा है ना। तो ये हिसाब से एक बन गया लॉ कि ठीक है ना, कि ठीक है उससे पहले का अगर लोन लिए होगे तो 30,000 तक हम आपको अलाउ करेंगे, पर उसके बाद अगर लोन लिए हो तो 2 लाख तक। समझा रहे, एक लॉ बन गया कि तुम उससे पहले तुम 75 में बोल रहे हो कि 1975 में लोन लिए थे। अरे भाई तो लोन चुका दो, अभी तक चुका ही नहीं हो, कितना लोन ले लिए हो? तुम ताजमहल बना रहा था क्या? कितना लोन ले लिए हो, कभी तक तुम्हारा चुका ही नहीं? यार कौन बैंक है तुमको कि 50 साल के लिए लोन दे दिया है? समझ आ रहा है ना। आजकल तो लोग 5 साल 6 साल के लिए देता है। तो बस ऐसा ही एक लॉजिक लगा लो, ठीक है ना, कि भाई 30,000 ज्यादा हम लोग क्या नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर लोन कब लिए हैं? घर खरीदने के लिए लिए हैं, बट कब लिए हैं? 1/4/99 से पहले। 1/99 को लिए हो तो 2 लाख, और उसके बाद लिए हो 2 लाख। याद रहेगा पक्का? दैट इज योर कैलकुलेशन। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? ये पॉइंट नंबर 4 ही चल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट लोन का बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई चल रहा है। क्या हुआ सर? घर ना सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए हम लोग लिए हुए थे, रिपेयर कर, घर मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड है, हम ना रिपेयर के लिए लोन लिए 30,000, कोई ईयर फेयर नहीं। रिपेयर रिन्यूअल के लिए हो तो 30,000 रुपया। सर हम ना घर ना परचेज के लिए लिए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिए हुए हैं। हाँ तो कब लोन लिए? सर 1/4/99 से पहले लिए हैं, तो बस 30,000। 1/4/99 के दिन लिए हैं या उसके बाद लिए हैं तो सर 2 लाख मैक्स टू मैक्स, ठीक है ना। बट इसमें भी बहुत सारा कंडीशंस है। बोलो क्या पढ़ रहे हो? पता है लॉ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? होना चाहिए कुछ, इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हो। थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं चीजों को समझना पड़ेगा ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए इसके अंदर, द एबव लिमिट इज फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड property in case of laid out property there is no limit। ओहो कोई लिमिट नहीं है, एंजॉय करो, पार्टी मनाओ। लेट आउट के केस में कोई लिमिट नहीं है सर, ये तो आप समझाए थे। हाँ आगे, द एबव लिमिट इज फॉर करेंट ईयर इंटरेस्ट प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। सर क्या लिखे हैं? द एबव लिमिट इज फॉर करेंट ईयर इंटरेस्ट सिवाय करेंट ईयर इंटरेस्ट प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है।
सर समझाइए। ये वाला पॉइंट हम अभी नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट एक टॉपिक आएगा, करेंट ईयर इंटरेस्ट एंड प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, वहां हम इसको पिक करेंगे। क्लियर। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, पी फॉर पेंडिंग, ठीक है। हाँ ड्यू रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, एक और है छोटा सा, द इंटरेस्ट ऑफ मैक्सिमम ₹2 लाख is subject to the condition, subjected to the condition that construction must be completed within 5 years from the end of financial year in which loan is taken, otherwise restricted to ₹30,000. The interest of maximum 2 lakh is subjected to the condition that construction must be completed within 5 years from the end of financial year in which loan is taken, otherwise restricted to 30,000 टका। सर ये क्या बोलना चाह रहा है, अरे घर किस लिए लिए, लोन किस लिए लिए थे, घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए। सर क्या फर्क पड़ता है, हाँ क्या फर्क पड़ता है, बट मान लीजिए घर आप बनाने के लिए लोन लिए थे, तो 5 साल के अंदर घर बन जाना चाहिए, तो ही 2 लाख का इंटरेस्ट माइनस होगा। अगर 5 साल के अंदर घर आपका नहीं बना है, तो फिर आपको हम 2 लाख का इंटरेस्ट नहीं देंगे, फिर कितना दे देंगे, 30,000 पे लटका देंगे। समझ आ रहा है ना। तो यानी कि ऊपर वाला आप जो देख रहे थे ना, 2 लाख का रुपया का इंटरेस्ट, आपको 2 लाख रुपया का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। पर 2 लाख डिडक्शन तभी मिलेगा जब 5 साल के अंदर घर बन जाए, तो नहीं बना तो 30,000 मिलेगा। समझा रहा है ना। सर थोड़ा और समझाइए, और अभी नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन और आपका जब आएगा ना करेंट ईयर एंड प्री कंस्ट्रक्शन वाला, वहां फिर से सब डीपली बात होगा, ठीक है ना। तो वहां हम पिक कर लेंगे, वहां पर प्री कंस्ट्रक्शन वाला के साथ साथ इसको भी समझा देंगे। तो ये भी थोड़ा बहुत पेंडिंग ही रहेगा, ये वाला एरिया बस लिखा दिए, क्योंकि यहाँ पर आपका नोट के साथ साथ अटैच्ड रहेगा। क्लियर है। तो मुद्दा बात अभी बेसिक बातें क्या समझ में आया कि सर सेल्फ ऑक्युपाइड में रिस्ट्रिक्शन है 30,000 रुपया रिपेयर के लिए, परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो 1/4/99 से पहले है तो 30,000 रुपया, 1/4/99 या उसके बाद है तो 2 लाख रुपया। 2 लाख तब है जब हम लोग क्या कर ले, 5 साल के अंदर घर को कंस्ट्रक्ट कर ले, तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्युपाइड में ही लिमिट है, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है। गुड। बस अब एक फॉर्मेट ले लीजिए, काम खत्म। ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट आ जाओ, फॉर्मेट लेने। सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट क्या होगा, नहीं 0 0 नहीं, नेट एनुअल वैल्यू से ही कहानी चालू करना, नेल, और सिर्फ क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दैट्स सॉल्व। समझ में आ रहा है।
हमेशा याद रखना सेल्फ ऑक्युपाइड वाला केस में एनएवी नील होगा, इंटरेस्ट लोन माइनस करवा देना है और आंसर आपका हमेशा नेगेटिव में आता है अगर इंटरेस्ट लोन हो तो। सर समझ गए, सर समझ गए, गुड। बस बस बस, अब होने वाला है खत्म। तो ये कैटेगरी हमारा 4 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कैटेगरी 3 पे चलते हैं, आ जाइए। डन, आओ हेडिंग लिखो। किसका ऐसा घर भाड़ा पे है, जो भाड़ा पे चलाते हो? भाड़ा पे क्यों नहीं चलाता? रेंट वेंट नहीं देते? रेंट पे, हाँ देंगे। अलग प्रॉपर्टी है कि सेम प्रॉपर्टी है? अलग कोई प्रॉपर्टी है, ओके। तो आपका जब अलग प्रॉपर्टी है, पहले समझ लीजिए, हेडिंग का नाम लिख दे रहे हैं हम पहले। क्या है हमारा हेडिंग का नाम? प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। अब समझिए, आपसे अभी पूछे कि क्या आप लोग रेंट देते हैं अपना प्रॉपर्टी में, तो हाँ सर रेंट देते हैं। आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी हावड़ा में है, डन, और एक प्रॉपर्टी क्या है, कोलकाता में है। एक प्रॉपर्टी हावड़ा में है, दूसरा प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कोलकाता में है, ठीक है ना। हावड़ा वाला को आप क्या कर दिए हैं, लेट आउट कर दिए हैं, हावड़ा वाला को क्या कर दिए हैं, और कोलकाता वाला को क्या कर दिए हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड कर दिए हैं। तो क्या आपका केस ऐसा ही होने वाला है कि हाँ सर मेरा 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे हम लोग, लेट आउट कर देंगे भाड़ा पे, और दूसरा वाला प्रॉपर्टी जो पूरा अलग है, पूरा अलग प्रॉपर्टी है, उस पे हम लोग क्या रहेंगे, खुद रहेंगे। तो फिर आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? तो आपको ना हम बता रहे कैसे कैलकुलेशन करना। आप कभी अभी इनकम फ्रॉम एचपी निकालना तो इसका लेट आउट के तरह कैलकुलेशन करना। लेट आउट वाला सिखा दिए? अरे लेट आउट सिखाए कि नहीं सिखाए? एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, उस तरह से इसका इनकम निकाल लेना, ठीक है ना, इसका इनकम निकाल लेना। और सेल्फ ऑक्युपाइड वाला का कैसे कैलकुलेशन करोगे? एनएवी नील, एनएवी नील इंटरेस्ट लोन, लोन लेके खरीदे हो, हाँ सर लोन लेके खरीदे, मान लो लोन लेके खरीदे हो, तो फिर इंटरेस्ट माइनस करवा देना, इंटरेस्ट चेक कर लेना, खरीदे हो लोन लेके, रिपेयर किए हो, क्या होगा, 2 लाख मिलेगा नहीं, अभी तो प्रोविजन सारा समझा दिए। सपोज आपका इंटरेस्ट आपका जा रहा है 1 लाख रुपया, परचेज करने के लिए लिए थे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 1 लाख रुपया नेगेटिव आ जाएगा। इसका जो भी आंसर आया, ये नेगेटिव आया, दोनों को अटैच कर देना, ये आपका इनकम फ्रॉम एचपी। तो टैक्स देना होगा तो देंगे, बट नेगेटिव आंसर आएगा तो आप सेटअप कर लेंगे किसी और चीज के साथ, अलग हेड्स के साथ। कहानी समझ में आ रहा है क्या? सर मान लीजिए लोन पे नहीं है मेरा घर ना, हम खुद पैसा से खरीदे हैं, तो 0। तो फिर आपका एनएवी भी कितना, आपका पूरा फाइनली एचपी भी कितना आएगा, 0। तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। बस खाली इसके ऊपर आप जाकर जितना भी इनकम हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली आप सारा हेड मिलाकर टैक्स दे दीजिएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो इस तरह से कैलकुलेशंस होता है। बट कुछ लोगों का कहानी ऐसा होता है जैसा हम बताने वाले हैं अभी। कुछ लोग का कहानी जैसे कि खासकर मेरा प्रॉपर्टी, अगर आप देखोगे मेरा प्रॉपर्टी का कहानी कुछ इस तरीका का है। मेरा जो प्रॉपर्टी है, ये मान लीजिए मेरा प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या है, 2 फ्लोर बना हुआ है, एक फर्स्ट और एक ग्राउंड, ठीक है ना, फर्स्ट और ग्राउंड, सेकंड फ्लोर भी है। तो जनरली क्या है ना कि इसमें, चलो मान के चलते हैं 2 ही फ्लोर है, आपको समझने में आसानी होगा।
तो दो इक्वल फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर को हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको हम लोग लेट आउट कर दिए, भाड़ा पे दे दिए, और ये वाला फ्लोर को हम लोग क्या कर लिए हैं, यानी कि प्रॉपर्टी अलग अलग हम लोग भाड़ा पे दिए हैं और अलग अलग लेट आउट किए हैं। क्या नहीं, एक ही बिल्डिंग है भाई साहब। उनके केस में क्या था बोलो तो, अलग अलग दो बिल्डिंग था, अलग अलग दो प्रॉपर्टी था। पर इस केस में क्या हुआ, बिल्डिंग एक ही है, एक फ्लोर को पूरा क्या लगा दिए, इक्वल, दोनों फ्लोर इक्वल इक्वल था, तो एक फ्लोर को कहां लगा दिए, लेट आउट कर दिए, और एक एक फ्लोर को क्या कर लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो इस केस में कैसे इनकम फ्रॉम एचपी निकलेगा, समझ में आया। सर इसका लेट आउट की तरह सॉल्व कर लेंगे, इसका सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह सॉल्व कर लेंगे। कैसे, इतना आसान नहीं है, दो सेपरेट सेपरेट यूनिट नहीं ना है। म्युनिसिपल टैक्स पूरा बिल्डिंग का पे करते हो कि अलग अलग फ्लोर का पे करते हो, तो एक्सपेक्टेड रेंट बिल्डिंग का होगा कि अलग अलग फ्लोर का होगा, जीएमबी, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट अलग अलग फ्लोर का होगा ना, कि पूरा बिल्डिंग का होगा। उसी बिल्डिंग में आप खुद रह रहे हो और उसी बिल्डिंग में तुम भाड़ा भी लगा रहे हो, तो अजीब कैलकुलेशन होगा ना। एक केस, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं पार्टली लेट आउट एंड पार्टली, समझ में आ रहा है, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। इसमें दो केस होता है। अच्छा, इसको बोल सकते हैं पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, ये वाला ये वाला ये वाला पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड थोड़ी ना, दो अलग अलग है। एक प्रॉपर्टी को जीवन में भाड़ा पर चला रहे हैं, एक प्रॉपर्टी को तो दिन भर खुद रख रहे हैं, खुद रह रहे हैं। तो कहाँ पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड है, पार्टली का मतलब थोड़ा, सेल्फ ऑक्युपाइड थोड़ा भाड़ा पे। तो क्या ये थोड़ा थोड़ा है ना, ना ये खाना खाने यहाँ खाते हैं, यहाँ पर रहते सोते हैं, और ऐसा तो है नहीं ना कि भाई रात सोए यहाँ पर, दिन और दोपहर में जाकर सो लिए वहां पर, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई साहब। जिसमें आप रह रहे तो वो लेट आउट तो लेट आउट, जाकर बोलेंगे मेरा भाड़ा, मेरा घर है, टेनेंट चलो हटो हमको सोने दो, पीट के भगा देगा। अरे भाड़ा पे है तो क्या हुआ, आपका प्रॉपर्टी है तो क्या हुआ, उससे एग्रीमेंट हुआ है ना, उसको तुम रेंट पे दिए हो ना, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उससे आप एग्रीमेंट किए हैं कि भाई तुमको 1 साल का राइट दे रहे हैं, तुम इसमें रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोलो हटो हटो, कैसे हट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो दो अलग अलग सेपरेट यूनिट है, ठीक है। तो ये पार्टली वाला केस नहीं है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसको लेट आउट की तरह सॉल्व करना होता है और इसको, और फिर दोनों को ऐड कर देना होता है, समझ में आ रहा है। ये पार्टली वाला केस, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। पर सर क्या ये पार्टली वाला केस है, हाँ ये पार्टली लेट आउट और पार्टली, समझ में आ रहा है। ये एक केस हो गया। दूसरा केस भी है, इसमें दो केस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया वाइज। क्या बोलते हैं, एरिया वाइज। अब एक और केस होता है, हाँ ये बिल्डिंग है, समझ में आ रहा है ना, ये बिल्डिंग है तो इसमें फ्लोर है क्या, हाँ तो फ्लोर है मान के चलो, क्या दिक्कत है, ग्राउंड फ्लोर। और अब हुआ क्या, 6 महीना लेट आउट था और 6 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड हुआ। अब ये क्या केस बन जाएगा, एक ही बिल्डिंग में दो काम हो रहा है, सेल्फ ऑक्युपाइड भी लेट आउट भी, फ्लोर वाइज नहीं, एरिया वाइज नहीं, पीरियड वाइज। क्या बोलो, 6 महीना हम रह रहे हैं, 6 महीना भाड़ा पे, 9 महीना हम रह रहे हैं, 3 महीना भाड़ा पे, 4 महीना हम रह रहे हैं, 8 महीना भाड़ा पे, वट एवर, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 11 महीना हम रह रहे हैं, 1 महीना भाड़ा पे, तो ये क्या बन जाएगा, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। और कौन सा केस, पीरियड वाइज, कौन सा वाला, पीरियड वाइज बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो दो तरह का केस होता है, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड में। आपको देखना पड़ेगा कि एक ही प्रॉपर्टी एरिया वाइज पार्टीशन किया हुआ है कि पीरियड वाइज पार्टीशन किया हुआ है। एरिया वाइज में कैसे होगा बोलो तो, फ्लोर टाइप के डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और पीरियड वाइज में क्या होगा, टाइम वाइज, टाइम के हिसाब से बांट दिया जाता है, टाइम, 6 महीना, 9 महीना, 3 महीना ये, 3 महीना वो, 6 महीना वो, जैसा भी करके। क्लियर है क्या, पूरा मैटर समझ में आ रहा है। अब एक बात समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं A1,
नहीं, P1 सॉरी, इसको हम लोग इस टॉपिक को ऐसे बोलते हैं हम लोग, माफ करिएगा, P1A2, ये क्या है सर? P माने पीरियड वाइज, A माने एरिया वाइज। दो तरह का केस होता है ना, P और A। P माने पीरियड वाइज, पीरियड वाइज केस में क्या होता है? पीरियड वाइज केस में क्या होता है, कैसे बताइए? हाँ, 6 महीना खुद रहे बिल्डिंग में, 6 महीना भाड़ा पे लगा दिए। और एरिया वाइज में एक फ्लोर में हम रहे, एक फ्लोर को भाड़ा पे लगा दिए, तो क्या बन जाएगा? फ्लोर वाइज को क्या बोलेंगे? एरिया वाला। और टाइम वाला पीरियड वाइज। सर P1 और A2 क्यों लिखे हैं आप? P1 का मतलब, वन का मतलब बता रहे हैं हम। P1 में एक ही क्वेश्चन, एक ही मतलब इसमें एक ही कैलकुलेशन होगा बस। पीरियड वाला क्वेश्चन में कितना कैलकुलेशन होगा? एक ही कैलकुलेशन होगा, दैट्स ऑल। बट जब एरिया वाला करोगे ना, तो उसमें दो अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा। इसमें सर, इसमें एक ही कैलकुलेशन होगा, दैट्स ऑल। एक ही कैलकुलेशन, हम बताएंगे सिखाएंगे सब, एक ही कैलकुलेशन होगा। बट एरिया वाइज वाला में A2 था, P1 था, तो इसमें दो अलग अलग कैलकुलेशन होगा। लेट आउट का अलग कैलकुलेशन होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड का अलग कैलकुलेशन होता है। सही बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? और पीरियड वाला में, सही, पीरियड वाला में एक ही होगा। समझ में आया क्या? इसमें बस एक ही कैलकुलेशन करना है, बस एक ही कैलकुलेशन यहाँ पर आपको लगेगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बोलो? P1A2 दे दिए हम लोग। अच्छा, ये बुकिक्स नाम नहीं है, ये हम लोग आपको समझाने के लिए रखे हुए हैं। P1A2, P1 माने एक कैलकुलेशन, और A2 माने एरिया वाला में दो अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया क्या? हाँ, स्टार्ट करें क्या? आज रहने दे, चलो ठीक है, आज रहने देते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप कर दे रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।